हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। बच्चों, जो आज की अपनी क्लास रहेगी ये रहेगी एमसीक्यूज पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें रहने वाले हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में आप सभी का स्वागत है बच्चों। अपनी क्लासेस जो है बच्चों आज की रहने वाली है, स्पेशली डीएसएसबी का जो एग्जाम आने वाला है और एमपी ग्रुप 5 वालों जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एमसीक्यूज की अपनी क्लास रहेगी, देखते हैं धीरे धीरे लाइव क्लास भी अपन लेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आने वाले जो भी एग्जाम्स है उनमें सभी में क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द ऑप्टिमल प्रेशर टू विच एंडोट्रेकियल ट्यूब मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू प्रोड्यूस एडिक्वेट सील बिटवीन द कफ एंड द वॉल ऑफ ट्रेकिया। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि जो आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो उसके बाद में कफ को इन्फ्लेट करते हो। हम कफ को इन्फ्लेट करते हैं। कफ को इन्फ्लेट करने के बाद में जो कफ जो है इन्फ्लेट हो गया वॉल और ट्रेकिया के बीच में, क्या उसका प्रेशर रहे जिससे वो अच्छे से क्या हो जाए, सील हो जाए, वहां से जो है सिक्रेशंस आपके नीचे नहीं जा पाए, मतलब लंग्स में नहीं जा पाए। बताइए क्या प्रेशर रहेगा? 10 mm Hg रहेगा, 18 mm Hg रहेगा, 32 mm Hg रहेगा या फिर 40 mm Hg रहेगा? बताइए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में, ईटी ट्यूब। ठीक है, हालांकि ईटी ट्यूब की अपनी स्पेशल एक क्लास लेंगे, उसमें ईटी ट्यूब के बारे में सारी चीजें बताएंगे। अभी मैं बेसिक बेसिक बातें बताता हूँ एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। एंडोट्रेकियल ट्यूब हम जनरली जो इंसर्ट करते हैं एडल्ट मेल पेशेंट में, वो करते हैं बच्चों 8.5 नंबर या फिर 8 mm भी बोल सकते हैं। ये रहेगी अडल्ट मेल में। अगर मैं अडल्ट फीमेल की बात करूं तो अडल्ट फीमेल में रहेगी बच्चों 7.5। ठीक है, हालांकि ये बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ये जनरली मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहां से हम बात कर रहे हैं। ये हो गया एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। अब लेंथ की अगर बात करूं तो इसकी लंबाई क्या रहेगी? अडल्ट मेल पेशेंट के लिए रहेगी बच्चों 23 सेंटीमीटर और अडल्ट फीमेल के लिए कितनी रहेगी बच्चों? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए जब आप पढ़ते हो कि कफ को इन्फ्लेट करते हैं, मैंने पहले भी क्लासेस में जो है आप लोगों को बताया होगा बच्चों, पहले भी कभी क्लासेस में आपको बताया होगा, यहां नहीं तो कहीं और सही किसी और यूट्यूब चैनल में बताया होगा, ठीक है, या किसी और कोचिंग में बताया होगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका जो कफ का जो प्रेशर रहता है इन्फ्लेट करने के बाद हम क्या रखते हैं? 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O या 30 सेंटीमीटर H2O। इससे क्या रखते हैं हम? नीचे रखते हैं। इसका प्रेशर नीचे, इससे नीचे रहता है। और अगर एयर फिल की बात करूं बच्चों कि एयर कितनी फिल की जाती है, तो एयर कितनी फिल की जाएगी? 4 to 8 ml ऑफ एयर। ये इतनी एयर जो है बच्चों फिल की जाती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अगर आप 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O को कन्वर्ट करते हैं mmHg में, तो लगभग लगभग जो आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा? 2 इसका राइट आंसर रहेगा, मतलब 18 mm ऑफ Hg इसका राइट आंसर रहेगा। 18 mm ऑफ Hg इसका राइट आंसर यहां पर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। मतलब इससे नीचे हम जो है प्रेशर को रखते हैं। क्लियर है बच्चों? वैसे जो अगर आपको मैं थोड़ा सा चलो इसके बारे में और बता देता हूं। वैसे अगर इसके एग्जैक्ट की बात करें, एंडोट्रेकियल ट्यूब के एग्जैक्ट बात करें, ठीक है, तो लेस देन बोलते हैं अपन, लेस देन 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O, या फिर ऑफ को नहीं लगा के सीधा H2O लिख दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, और अगर इस 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O को mmHg में कन्वर्ट करता हूं तो लगभग निकल के आता है बच्चों 15 से 20 mmHg। ठीक है, हालांकि 30 सेंटीमीटर ऑफ एग्जैक्ट अगर आप mmHg में कन्वर्ट करोगे तो 15 से 20 थोड़ी हो सकता है, एक वैल्यू रहेगी कोई भी। लेकिन अब रेंज लेके चलते हैं तो 15 से 20 mmHg जो है प्रेशर रहेगा। तो ये किस रेंज में आ रहा है? 18 की रेंज में आ रहा है। तो 18 mmHg क्या हो गया बच्चों? इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। काफी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल गए। लेंथ निकल गई, साइज निकल गई है, एयर कितनी फिल की जाती है वो निकल गई है, कितना प्रेशर रहता है सेंटीमीटर ऑफ H2 में वो निकल गया है, क्या प्रेशर रहता है mm ऑफ Hg में, क्या प्रेशर कितना रहेगा ये हो गया। मतलब एक क्वेश्चन में हमने 7-8 जो है आंसर निकाले हैं, 7-8 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर हमने निकाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? पढ़िए बच्चों, पढ़िए और आप लोग आंसर कमेंट भी करते रहिए। आंसर कमेंट करोगे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपका सही होगा तो। चलिए
मैं तो आंसर बताऊंगा ही, हर चीज का आंसर बताने के लिए यहां पर बैठा हूं। क्या बोला है? इंट्रावीनस सॉल्यूशन ऑफ 0.90% सोडियम, मतलब 90% सॉरी 90% सोडियम क्लोराइड इज, कि सोडियम क्लोराइड है मतलब NaCl है, कितना है सर 0.9% है, ठीक है। किस टाइप का सॉल्यूशन रहेगा? हाइपोटोनिक रहेगा, आइसोटोनिक रहेगा, हाइपरटोनिक रहेगा या आइसोमेट्रिक रहेगा? बताइए क्या रहने वाला है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या हो गया सोडियम में, आई मीन सोडियम क्लोराइड में। सर Na हो गया, Cl माइनस हो गया, कितना कितना होता है इंपॉर्टेंट, कितना कितना होता है 154, ये भी कितना होगा बच्चों 154 मिली इक्विवेलेंट पर केजी, मिली इक्विवेलेंट पर केजी, सॉरी पर लीटर, पर लीटर। अब मैं इसका एक बार बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं बच्चों, तो आपको दिखाई सही से देगा। ये देखिए 154 मिली इक्विवेलेंट पर केजी, पर लीटर सॉरी, और क्लोराइड भी इतना ही यहां पर रहने वाला है, ठीक है। ये रहा इसका जो कंटेंस रहेगा, वो सोडियम कितना है और क्लोराइड कितना है, ये वाली बात हो गई। अब बात आती है अपनी की क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके से कि कौन सा सॉल्यूशन है सर, हाइपो है, आइसो है, हाइपर है या फिर आइसोमेट्रिक है। तो कौन सा बच्चों ये कौन सा सॉल्यूशन रहने वाला है, कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए। इसके बेसिस पे आप बता सकते हो, इसके बेसिस पे आराम से आंसर कर सकते हो कि कौन सा रहने वाला है, बताइए। तो क्या हो गया बच्चों, ये आइसोटोनिक टाइप का ये सॉल्यूशन रहेगा, बी इसका राइट आंसर है, यहां पर रहने वाला है आइसोटोनिक, ठीक है। अगर आप किसी को NaCl देते हैं, ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड आप किसी पेशेंट को अगर देते हैं, ठीक है, तो क्या उस अगर ज्यादा देते हैं तो क्या होने के चांसेस रहते हैं, बताइए। दो चीजें रहेगी, एक रहेगी सोडियम बढ़ेगा, सर एक क्लोराइड बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। सोडियम को बढ़ने को क्या कहते हैं, हाइपर, बढ़ने को क्या कहते हैं अपन, हाइपर, हाइपर न्यूट्रीमिया। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपर न्यूट्रीमिया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए सोडियम की अगर अति हो गई है, सोडियम ज्यादा हो गया बॉडी में, तो क्या बोलेंगे, तो हाइपर न्यूट्रियम बोलेंगे। ऐसे अगर क्लोराइड की ज्यादा हो गई, अति हो गई, तो वही ज्यादा के लिए क्या आ जाएगा, हाइपर, और किसके लिए, क्लोराइड के लिए तो क्लोरोमिया, क्लोरीमिया। ये हो गया, दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आए। सोडियम अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। कितना कितना होता है NaCl में, मतलब नॉर्मल जो स्नायु होती है, NS जो रहती है आपकी, NS में कितना Na होता है, कितना Cl होता है, ये वाली बात हुई, और किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, ये वाली बात हुई। अपने फिर से 5 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हर क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा अपना, हर क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे बच्चों कि अपना क्या कंप्लीट होता रहे, साथ का साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी कंप्लीट होती रहे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है, कि चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट क्या रहेगी, कब, व्हाइल प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशन इन CPR फॉर अडल्ट। अडल्ट के लिए CPR दे रहे हो आप, चेस्ट कंप्रेशन रेट क्या रहेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंस क्या है, मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी लेटेस्ट आप लोगों ने MCRE दिया, आप लोगों ने क्वेश्चन वहां भी शायद देखा होगा। तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, मल्टीपल एग्जाम हो रहे हैं, सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा रहा है, तो फ्री के नंबर मिल रहे तो कौन नहीं लेना चाहेगा। कंप्रेशन रेट पूछिए CPR की, बताइए 80 पर मिनट, 90 पर मिनट, 120 पर मिनट या 140 पर मिनट, बताइए बच्चों क्या रहेगी कंप्रेशन रेट। देखिए चलिए देखते हैं CPR। सबसे पहले CPR की फुल फॉर्म देखते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, वापस मेरे साथ रिपीट कीजिए, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन। अगर यहां पर CPR आया है, ठीक है, और इसकी रेट पूछिए अपने को, तो कितना 100 से 120 कंप्रेशर पर मिनट दिए जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सर यहाँ तो 100 से 120 तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ, 120 लिखा हुआ, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 कंप्रेसर पर मिनट जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। क्लियर है क्या बच्चों, ये हो गई अपनी किसकी बात, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन की बात हो गई, ठीक है। अब देखो रेशियो क्या रहता है, ये तो रेट हो गई, अब रेशियो देखना आप, रेशियो रहता है 30:2, मतलब आप 30 कंप्रेशन देते हो, उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देते हो, फिर 30 कंप्रेशन देते हो, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ देते हो। इस तरीके से साइकिल चलती है, और जो रेस्क्यूअर रहता है वो बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि एक ही एक CPR दे रहा होता है। CPR क्या है, बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, मतलब थकाऊ प्रक्रिया, थक जाते हैं उसमें। तो क्या करेंगे, जैसे कंप्रेशन चल रहा है, एक अगर थक गया तो उसकी जगह रिप्लेस दूसरा हो जाएगा, दूसरा कंप्रेशन देना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है, तो 30 कंप्रेशन देते हैं, 2 क्या देते हैं अपन, रेस्ट टू ब्रीथ देते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर, मतलब टी, एंड एयर एक्सचेंज मतलब एई, एयर एक्सचेंज मेंटेन्ड इन एन ओटी, ओटी के अंदर किस तरीके से मेंटेन ये रहती है वो बताइए कि टेम्परेचर कितना रहेगा। पहले टेम्परेचर देखते हैं, एक एक को उड़ाएंगे। ठीक है, पहले ओटी का टेम्परेचर कितना रहता है ये आपको पता होना चाहिए सर, 20 से 26 क्या ये रहता है। एयर के लिए बोल रहा है एयर एक्सचेंज एई 7 to 8 पर आवर। ठीक है, दूसरा बोल रहा है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ और बोल दिया होगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद एई कितना 10 to 12 पर आवर। उसके बाद फिर टेम्परेचर बोला है यहाँ पर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर बोला है 9 to 10 पर आवर। उसके बाद में फिर टेम्परेचर बोला 30 से 35, और वापस इधर क्या बोला है 15 से 20 पर आवर। तो बताइए क्या रहेगा। हम यहां पर अपने को कुछ नहीं आता, अपने को सिर्फ ओटी का टेम्परेचर पता है कि साहब नॉर्मल टेम्परेचर जो है क्या रहता है। तो क्या रहता है सर, हम लगभग 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 लेते हैं 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। सर मुझे तो ये याद है, तो ये याद है, तो देखो ये कहां देखने को मिल रहा है 20 से 26। नहीं सर, ये तो रूम टेम्परेचर से ही ऊपर चला गया, तो नहीं लेंगे। 18 से 20, सर 18 से 20 लगभग इसकी रेंज में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको अपन नहीं काटते हैं। फिर तीसरा बोल रहा है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। नहीं सर, ये तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा ओटी के लिए। 30 से 35, सर ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, इसमें तो गर्मी लगेगी, पेशेंट परेशान हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे परेशान। तो क्या हो गया बच्चों, बी इसका राइट आंसर हो गया। अरे क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? ये हो गया बी इसका राइट आंसर, सही है ना? ये लो। अब उसके बाद में आपको ए नहीं भी आता तो भी आप आंसर कर दोगे, लेकिन आपको याद रखना है 10 to 12 पर आवर। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये मेंटेन करना क्यों जरूरी है, एयर को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों कंटामिनेशन जो है ओटी में, वो जब आप ओपन वुंड लेके रहते हो, वहां पर सर्जरी कर रहे होते हो, खुला रहता है पूरा घाव, तो जो आपके ओटी के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे जो हवा में रहते हैं, उनके कारण से इन्फेक्शन होता रहता है। तो ये जरूरी है प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है व्हाट प्रेशर आर द मेडिकल गैस सप्लाई बाय द हॉस्पिटल मेंटेन्ड एट वॉल आउटलेट। बताइए ये किसकी बात कर रहा है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में सर मेडिकल गैस सप्लाई होती है, साहब बिल्कुल होती है। ठीक है, तो उसका प्रेशर क्या मेंटेन रहता है, कहां पर, वॉल आउटलेट मतलब सेंट्रल सप्लाई पाइपलाइन, जिसका हम बात करते हैं DISS। अभी बताऊंगा DISS क्या होता है। सेंट्रल सप्लाई पाइपलाइन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए प्रेशर पूछा उसका, हम तो सर प्रेशर हमेशा पीएसआई में देखे हैं कि लगभग 55 से 60 पीएसआई प्रेशर होता है। आपने बहुत बार बताया है, मैंने बहुत बार क्लासों में बताया भाई, मैंने बहुत बार क्लासों में बताया, मेरी क्लास या मतलब कहीं ना कहीं तो बताया है तुम्हें। तो 55 से 60 पीएसआई प्रेशर इसका रहता है, लेकिन यहाँ तो सर पीएसआई प्रेशर, पीएसआई में तो दिया ही नहीं वैल्यू, यहाँ तो कुछ और ही वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, यहाँ सेंटर सप्लाई पाइपलाइन की बात हो रही है। DISS ये क्या है, सेफ्टी फीचर्स है, डायामीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। ये सेफ्टी फीचर्स है किसका, सेंटर सप्लाई पाइपलाइन का। सेंटर सप्लाई पाइपलाइन जब आप कनेक्ट करते हो तो वहां पर DISS यूज किया जाता है, ताकि जो है एरर्स से बचा जा सके। 55 से 60 पीएसआई सर प्रेशर हमने तो देखा है और आपने यही बताया, लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इसका पहले आंसर करते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, सी रहेगा 226 से लेके 376 kPa। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट, पीएसआई को इसमें कन्वर्ट करना होता है, मेन टास्क ये है। ठीक है, अगर ये इसमें आपको पता है, इसका एवरेज पता है, तो आप इजीली जो है आंसर यहां पर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया 50 से 60 पीएसआई हम मानते हैं कि अपना जो नॉर्मल प्रेशर होता है। अब 50 से 60 पीएसआई अगर प्रेशर है, जो आपको याद भी रहता है पीएसआई में, तो वो लगभग किसके सिमिलर रहता है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो इसमें किसके सिमिलर रहता है, 55 लगभग 250 के सिमिलर रहता है। ठीक, 250 के, और जो 60 पीएसआई रहता है, 60 रहता है लगभग 370 पीएसआई, मतलब केपी ए के लगभग बराबर होता है, मतलब 250 से लेके 370। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पर प्रेशर यहां पर निकल के आ रहा है। क्लियर है बच्चों?
हालांकि आपसे ये बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से, पीएसआई में ही आपसे प्रेशर पूछेगा, तो जब भी पीएसआई में प्रेशर पूछे आप इजीली जो है इसका आंसर कर दोगे। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम फॉर एयर। किसकी बात आई है यहाँ पर? एयर की आई है साहब। एयर का बता दो सर। एयर का होता है सर, N2O का भी होता है सर, ऑक्सीजन का भी होता है, क्यों सर, साइक्लोप्रोपेन का भी होता है, सबका ही होता है सर, एंटोनेक्स का भी होता है। आ जाओ, किसका पूछा है? पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम ऑफ एयर पूछा है। सबसे पहले दिया है 1 and 5, फिर दिया है 2 and 5। सर 2 and 5 तो मुझे याद है अच्छे से। 2 and 5 तो किसका होता है सर? ऑक्सीजन का होता है। ये लो सर 3 and 5। सर 3 and 5 भी मुझे अच्छे से याद है, नाइट्रस ऑक्साइड का रहता है सर 3 and 5। सर ये दो तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन दूसरे याद नहीं है। सर एयर का कितना रहता है सर? 1 and 5 सर एयर का रहता है। तो 1 and 5 मतलब ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करेंगे, लेकिन हमने 3 का बताया। बी की बात हो गई, इसकी बात हो गई। क्या 1 and 6 किसी का होता है क्या? कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम के बारे में हमने काफी बार डिस्कशन किया है, ठीक है? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना क्या 1 and 6 होता है या नहीं होता। अगर होता है तो किसका होता है, नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नो, सीधा नो लिखना है, नहीं होता। अगर होता है, यस अगर कोई करता है तो बताइए किसका होता है, ठीक है? चलिए और देख लेते हैं। आपके लिए आंसर छोड़, मतलब क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, आप लोगों को आंसर करना है। 1 and 6 मैंने बता दिया आपको। 7 किसका होता है ये भी कमेंट करना आप लोगों को, 7 किसका रहता है, ठीक है? उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि CO2 का क्या रहता है। देखो ऐसे क्वेश्चन, 7 किसका रहता है, यहाँ पे गैस का नाम लिखना है। मैंने यहाँ गैस का लिख दिया CO2। अब आपको बताना है कि इसका पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम क्या होता है। अब बात आती है सर पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम क्या होता है। ये तो पिन पॉइंट हो गए, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम क्या होता है। देखो जब आप किसी मशीन में, मतलब एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया मशीन में जब भी आप क्या कनेक्ट करते हो, सिलेंडर कनेक्ट करते हो, तो सिलेंडर कनेक्ट करते टाइम पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि जिस जगह पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है वहां पर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर ही लगाओ। अगर गलत लगा दोगे तो सर, गलत लगा देंगे तो ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस डिलीवर हो जाएगी पेशेंट को। तो ये ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, मानवीय गलती ये हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाए सर? इसको बचाने के लिए एक ऐसा प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें अगर ऑक्सीजन का आउटलेट है वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर के अलावा कुछ और लगाते हो तो लगता ही नहीं है। वो लगता ही नहीं है। कैसे नहीं लगता सर? जिस जगह पर, थोड़ा सा इसको इधर ऊपर की तरफ ले लेते हैं बच्चों, जिस जगह पर क्या रहेगा सर? जिस जगह पर ऑक्सीजन का आउटलेट रहेगा वहां पर 2 वाली जगह, पिन पॉइंट क्या 2 and 5, 2 वाली जगह और 5 वाली जगह पर क्या रहेंगे? होल रहेंगे, ठीक है? और पिंस रहेगी उसी के सेम कॉरेस्पॉन्ड में। मतलब जो योक असेंबली रहेगी, एक जगह होती है इसको बोलते हैं योक असेंबली, जहां सिलेंडर फिट होता है। वापस ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। योक असेंबली होती है जहां पर सिलेंडर फिट होता है। योक असेंबली में सिलेंडर जब लगाने जाते हो तो जो सिलेंडर आप लगा रहे हो वहां पर उसी पोजीशन में पिंस रहती है, इधर रहते हैं होल, होल पिंस में चले जाते हैं और सिलेंडर लग जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा लाते हो सिलेंडर तो सेम पोजीशन पे पिन नहीं होगी। मतलब 2 वाली जगह और 5 वाली जगह पर पिन अगर है तो कनेक्टेड है, लेकिन एक पिन 2 वाली जगह पे, एक पिन ये यहां पर 4 वाली जगह आ गई, लो यहीं पे आ गई। तो अब बताओ कहां से होगा? समझ में आई मेरी बात? तो पिन इंडेक्स सिस्टम सीधा सा इतना है कि सेफ्टी फीचर्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन है जो कि प्रिवेंट करता है किसको? आपके रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, अपने आंसर बताइए इसका, एक बार देखते हैं वापस से। हाँ आंसर बता दिया ना पूरा, पूरी बात अपनी इसकी बच्चों हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्पाइनल हाइपोटेंशन। स्पाइनल हाइपोटेंशन क्या होता है, पहली बात ये पता होनी चाहिए। उससे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत नहीं है, कब? स्पाइनल हाइपोटेंशन के दौरान। अगर किसी पेशेंट के स्पाइनल हाइपोटेंशन हो गया, मतलब आपने किसी पेशेंट के स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया और उसके क्या हो गया? हाइपोटेंशन, मतलब बीपी लो।
ब्लड प्रेशर कम हो गया, कितने से कम सर? नॉर्मल वैल्यू 120 80 रहती है, लेकिन अगर इससे कम हो रहा है मतलब वही 100 मान लो 160 आ गया, तो ये क्या नाम दे रहे हैं अपन? इसको हाइपोटेंशन नाम दे रहे हैं। बीपी कम हो गया, स्पाइनल हाइपोटेंशन है, मतलब आप स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा रहे हो उसके कारण से हाइपोटेंशन होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के कारण से हाइपोटेंशन क्यों होता है वो सुन लीजिए। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो ड्रग यूज ली जाती है उस ड्रग का नाम कमेंट कर दो फटाफट। चलो मैं ही बता देता हूँ यार, ठीक है। बुपियोकेन हम यूज लेते हैं, हर चीज कमेंट करूंगा, कमेंट ही नहीं करोगे तुम हो जोरदार। तो हम काम में लेते हैं बुपियोकेन, ठीक है। बुपियोकेन हेवी 5% हेवी हम काम ले रहे हैं। तो बुपियोकेन हेवी जब काम में लेते हैं तो वो क्या करती है, जाके वेसो डायलेशन का काम करती है। वेसो डायलेशन के कारण से क्या होता है बच्चों? बीपी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, सीधी सी बात है। मतलब उसको क्या नाम देते हैं? हम स्पाइनल हाइपोटेंशन नाम देते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सी चीज उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए देखते हैं। सर ऑक्सीजन देंगे क्या? बिल्कुल सर, ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। एस्मोलोल देंगे क्या? नहीं सर, एस्मोलोल नहीं देंगे, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एस्मोलोल नहीं देंगे। इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, ठीक है। और इफेड्रिन देंगे क्या? ये भी देंगे। ये क्या होती है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करती है, ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होती है, तो ये तो देनी पड़ेगी ड्रग तो। इंट्रावेनस एनेस्थीसिया भी देते हैं सर। कौन कौन से होते हैं सर? दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोलोइड, एक होते हैं क्रिस्टलोइड। दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कोलोइड क्रिस्टलोइड पे अलग से क्लास लूंगा, आईवी फ्लूइड की क्लास बहुत जल्द अपलोड करूंगा बच्चों। वहां पर आपको एक पूरा अच्छे से बताऊंगा आईवी फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कोलोइड होते हैं, क्रिस्टलोइड होते हैं, कोलोइड में क्या क्या आता है, क्रिस्टलोइड में क्या आता है, कोलोइड कब काम में लिए जाते हैं, क्रिस्टलोइड कब काम में लिए जाते हैं, पूरा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। मैं इतनी तुमसे वादा करता हूं बच्चों कि एग्जाम निकले नहीं निकले वो सब एक अलग बात है। कई बार क्या होता है आप पूरा पढ़ के जाते हो, चीजें याद नहीं रहती, ठीक है। हालांकि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इस लेवल का कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तो पक्की गारंटी है। लेकिन आपको कितना याद रहता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको याद रखते हो तो एग्जाम के सिलेक्शन के लायक भी हो जाओगे। उसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट सेटअप में काम भी करते हो तो वहां भी एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपको नॉलेज में इतनी भर दूंगा, ठीक है। तो वो बताऊंगा आपको आई फ्लूइड के बारे में, अपन एक सेपरेट क्लास लेंगे। तो ये हो गया आपका बी आंसर। अब सर इसको क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, एस्मोलोल को नहीं ले रहे हैं। एस्मोलोल को हम काम में सॉरी बच्चों, एस्मोलोल को हम काम में नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? कारण देखिए, देखिए एस्मोलोल जो रहता है बच्चों ये कैसा होता है? बीटा ब्लॉकर होता है। ये बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर है तो क्या करेगा सर? सर ये हाइड्रेट हाइड्रेट कम करता है और बीपी भी कम करता है। दोनों ही कम करता है, हाइड्रेट भी कम करेगा और बीपी भी कम करेगा। बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। लेकिन यहां तो पहले से ही बीपी कम है भाई साहब, पहले से हाइपोटेंशन हुआ पड़ा है, यहां तो पहले ही माथा फोड़ी हो रखी है। तो हाइपोटेंशन पहले ही हो रखा है तो हम एस्मोलोल देके और बीपी कम क्यों करेंगे? तो ये हाइड्रेट कम करता है, बीपी कम करता है, इसलिए हम बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। एस्मोलोल क्या होता है? बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है। तो ये हो गया बी इसका राइट आंसर। इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, एफेड्रिन देंगे, ऑक्सीजन से भी अपन उसको ऑक्सीनेट भी करेंगे। चलिए ये हो गए अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा बच्चों? नेक्स्ट पूछ रहा अपने को नॉर्मल यूरिन आउटपुट, ठीक है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है? 0.2 ml पर केजी पर आवर होता है, या फिर 3 ml पर केजी पर आवर होता है, 1 ml पर केजी पर आवर होता है, या फिर 4 ml पर केजी पर आवर होता है। यहां पर आपको 4-5 चीजें बता दूंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया 4-5 चीजें बता दूंगा। बताइए इसका आंसर कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, जब तक मैं आपको 4-5 चीजें बता देता हूं बढ़िया बढ़िया। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे जब तक। देखो 2-3 वर्ड होते हैं, एक तो है कि ज्यादा यूरिन आए, एक है कि कम यूरिन आए, और एक है कि यूरिन ही नहीं आए, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को यूरिन कम आ रहा है, यूरिन कितना कम सर? अगर 0.5 ml पर केजी पर आवर, अगर इतना यूरिन अगर किसी को मतलब आ रहा है, इससे कम, सॉरी सॉरी बच्चों, इससे कम, ठीक है, इससे कम आ रहा है 0.5 ml पर केजी पर आवर से अगर किसी को यूरिन कम आ रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया का मतलब यूरिन कम आना। एक वर्ड होता है जहां पर ज्यादा यूरिन आता है, मतलब कितने से ज्यादा सर? 4 ml पर केजी, सॉरी हाँ 4 ml पर केजी पर आवर, 4 ml पर केजी पर आवर अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 3 से 4 इसकी नॉर्मल रेंज रहती है, 3 to 4 अगर ये है तो इसको हम क्या नाम देते हैं?
ओलिगो मतलब कम और पोली मतलब ज्यादा, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? पोलीयूरिया नाम देते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, दो बढ़िया बढ़िया बता दिए, इसका आंसर भी कर देते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? सी इसका राइट आंसर रहेगा 1 ml पर केजी पर आवर। ठीक है, अब कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा सर 0.5 ml पर केजी पर आवर से लेके 1 ml पर केजी पर आवर, ये नॉर्मल रेंज रहती है। मैंने यहां क्या बोला? 0.5 ml पर केजी पर आवर से अगर नीचे है यूरिन तो क्या बोलेंगे? ओलिगोयूरिया। अगर लगभग 3 ml पर केजी पर आवर से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? पोलीयूरिया। अब मैं आपको एक आंसर मतलब क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको कमेंट में आंसर करना है। किसी का यूरिन ही नहीं आ रहा है तो उस वर्ड को हम क्या नाम देंगे? कमेंट करके बताएंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास तो है जवाब, मैं तो बता दूंगा, लेकिन कुछ तो आए। नहीं आएगा तो सर्च करके बताओगे, बढ़िया ढूंढ के बताओगे, दो चीजें पढ़ोगे। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि साहब esophageal placement of endotracheal tube can be suspected by। अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब का प्लेसमेंट कहां पे हो गया? सर ईसोफेगस में हो गया। कहां पे डालते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब? सर ट्रेकिया में डाली जाती है, लेकिन ईसोफेगस में चली गई और सस्पेक्टेड लग रहा है कि यार ट्रेकिया में हो सकती, ट्रेकिया में नहीं होके ईसोफेगस में हो सकती, कैसे पता लगेगा? तो क्या करेंगे हम? एसपीओ2 की वैल्यू देखेंगे, या फिर अपन रिकॉइल देखेंगे किसकी? एयरवे बैग की, या एब्सेंट रेटिंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सांस के दौरान जो साउंड आती है स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं हम, क्या वो चेक करेंगे, या ईटीसीओ2 के चेंजेस देखेंगे? बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। मैं हट जाता हूं साइड में, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। सॉरी बच्चों, अब पढ़िए, अब पढ़िए मेरे प्यारे मोहन, आराम से पढ़ो और जवाब दो कि हम ईसोफेजियल प्लेसमेंट हो गया। जब ईसोफेजियल प्लेसमेंट होता है ना, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, कैप्नोग्राफी का ग्राफ अभी पूछा था किसमें? सर अभी जब एग्जाम हुआ था ना एम्स का, सीआरई हुआ था, उसमें ग्राफ पूछा था, नॉर्मल ग्राफ आपसे। ये लो, लगभग ऐसा होता है, ये थोड़ा ज्यादा पीछे हो गया, ठीक है, ये लो ऐसा ही दिखता है, ठीक है। सर यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक जाता है 42, ठीक, टाइम के अगेंस्ट रहेगा। बताइए, तो देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? डी इसका राइट आंसर रहेगा। ईटीसीओ2 में चेंजेस देखने को मिलेंगे जब ईसोफेजियल किसी पेशेंट का इंट्यूबेशन हो जाता है। तो ईसोफेजियल इंट्यूबेशन का ग्राफ कैसा बनता है वो भी देख लो। सर ईसोफेजियल इंट्यूबेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा कि साहब ये लाइन आएगी, एक बार यहां तक जाएगी, फिर आएगी नहीं, लो लाइन ही नहीं आ रही बाद में, ठीक है। तो ये हो गया ईटीसीओ2 के बारे में बात। अब बात करते हैं ईटीसीओ2 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। ईटीसीओ2 एंड टाइडल CO2, जब पेशेंट सांस छोड़ रहा है उसमें CO2 कितनी है? एंड टाइडल CO2 उसको बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में पढ़ा दो। भाई मैं बोलता प्योर हिंदी हूं, इंग्लिश तो मुझे खुद ढंग से बोलनी नहीं आती, तो मैं हिंदी बोलता हूं। एंड टाइडल CO2, जब सांस छोड़ते हो उसमें CO2 कितनी है? नॉर्मल रेंज क्या रहती है सर? 32 से 42 mmHg, ये नॉर्मल रेंज रहती है, आराम से देख लो, ठीक बात है। तो 4 इसका राइट आंसर हो गया। अब कई बोलेंगे कि सर हम एसपीओ2 देख लेंगे। देखो एसपीओ2 में रीडिंग काफी लेट आती है, पहली बात, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या रहती है सर? 94 से लेके 100% तक हम बोल देते हैं, ठीक है। कई जगह आपको 95 भी दिख जाएगा। उसके बाद में कि सर रिकॉइल देख लेंगे, या तो चेस्ट का मूवमेंट देख लेंगे, या फिर बैक देख लेंगे कि फिल हो रहा है क्या वापस से, तो वो इसोफेजियल में भी हो सकता है, ठीक है। साउंड जो है, वैसे तो देखो साउंड जो है आपको अगर ट्रेकिया में गया है तो ये अच्छी तरीके से आएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि क्या पता साउंड वहां पर आए ही नहीं, या फिर आ जाए, तो ये भी नहीं है। लेकिन ईटीसीओ2 में चेंज 100% आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट पढ़िए मेरे लाल, क्या बोल रहा है? सर बोल रहा है मिनिमम स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एनेस्थीसिया डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं करेंगे? मिनिमम स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। पहला बोल रहा है कि साहब एनेस्थेटिक प्रेजेंट होना चाहिए वहां, जब प्रोसीजर चल रहा है तो एनेस्थेटिक वहीं पे ही होना चाहिए, पहली चीज तो ये बोल रहा है।
दूसरा बोल रहा है कि सर ईसीजी की मॉनिटरिंग कर लेंगे, तीसरा बोल रहा है ईईजी की मॉनिटरिंग कर लेंगे, चौथा बोला टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे बताइए, करो कमेंट। बताइए। देखिए, एनेस्थेटिक का प्रेजेंट होना सर बिल्कुल जरूरी है, एनेस्थेटिक वहीं रहेगा, चाहे आप टेक्नीशियन प्रेजेंट हो या नहीं हो, वो प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक बात। सर ईसीजी मॉनिटरिंग, अरे बिल्कुल ईसीजी तो होगी भैया, अगर ईसीजी नहीं होगी कहीं गड़बड़ा गया ना मामला, पता और नहीं लगेगा। सर ईजी मॉनिटरिंग, सर ईजी इतनी जरूरी नहीं है, ईजी लो ये जरूरी नहीं है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। टेम्परेचर, सर टेम्परेचर ही बहुत जरूरी है। टेम्परेचर क्यों जरूरी है बताता हूं आप लोगों को। जब किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो कोर बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का कम होता है, कोर टेम्परेचर सरफेस की तरफ ट्रांसफर होता है, सरफेस से जो एनवायरमेंट में रिलीज होता है, तो मतलब बॉडी टेम्परेचर रिलीज होके कम होता है बॉडी टेम्परेचर उससे। कितना कम हो जाता है सर, वैसे तो टेम्परेचर पे पूरी क्लास लूंगा अलग से सर, 37 डिग्री सेल्सियस जो है हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। अगर 35 आ जाता है सर तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, हाइपोथर्मिया। ठीक है, क्या नाम देते हैं बच्चों, हाइपोथर्मिया हम नाम देते हैं। सर और नीचे आ गया सर 28 डिग्री सेल्सियस आ गया तो क्या नाम देते हैं, ये हो गया माइल्ड, ये मॉडरेट हो जाएगा। और अगर सर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया और नीचे आ गया सर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसको बोल देते हैं क्या, सीवियर हाइपोथर्मिया। ठीक, सीवियर हाइपोथर्मिया। 20 डिग्री सेल्सियस पे यूरिन आउटपुट जीरो है, बॉडी के फंक्शन जो है होना ही बंद हो जाते हैं बिल्कुल, जीएफआर खत्म, यूरिन आउटपुट जीरो। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। अब बात आती है ईईजी की। सर ईईजी होती क्या है, ये क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, अगर बिल्कुल नॉर्मल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो सर, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो ब्रेन का जो आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहेंगे उनको असेस करने के लिए जो है क्या की जाती है, ईईजी की जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म रहती है इलेक्ट्रो इंसोमिनोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसोमिनोग्राफी इसकी फुल फॉर्म रहेगी, इलेक्ट्रिकल सिंपल्स देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। क्या देखी जाती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसोमिनोग्राफी इसको फुल फॉर्म इसकी रहती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी जाती है ब्रेन की। लेकिन अपन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया अपन ब्रेन की एक्टिविटी नहीं देखते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, सी जो है इसका यहां पर अपने राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पढ़िए मेरे लालो, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो क्या बोल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। देखो अब तो बोलना ही पड़ेगा, खुद का चैनल है भाई, और सब बच्चों तक पहुंचाओ। जो बच्चे अपने से जुड़े हुए हैं काफी समय से, उनको पता लगना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूं, पढ़ाने लग गया हूं। बीच में मैं थोड़े टाइम तक नहीं था, यूट्यूब से थोड़ा दूर था, पढ़ा नहीं रहा था, मैं वापस कमबैक अपना हो गया है, तो शुरू करते हैं वहीं से। जो मेरे कांटेक्ट में थे रेगुलर, जो मेरे इंस्टा से जुड़े हुए तो उनको तो पता था। और बच्चों जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है इनसाइड ओटी विद सूरज सर, सेम नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है इनसाइड ओटी विद सूरज सर, और टेलीग्राम अकाउंट भी है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देखोगे तो वहां पर लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो बच्चों। वहां पर क्या है, पूरी अपडेट रहेगी। ये पीडीएफ भी मैं वहीं पे शेयर करूंगा आगे, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूं, तो जो आगे क्लासेस रहेगी टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगा। बताइए, बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। रिगार्डिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट रहेगा। कैन नॉट बी यूज्ड टू एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन। दूसरा बोल रहा है कि, पहला क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी यूज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन, कि मेडिसिन देने में काम में नहीं लेते। दूसरा बोल रहा है कैन बी यूज्ड टू एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया, कि एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेट करने में काम में लेते हैं। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कैन बी यूज फॉर रिसस्किटेशन, कि रिसस्किटेशन के दौरान हम काम में लेते हैं। रिसस्किटेशन मतलब जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हम सीपीआर दे रहे होते हैं, तो सीपीआर के दौरान रिसस्किटेशन। चौथा बोल रहा है कैन बी कप्ड और अनकप्ड, कि कप्ड भी हो सकती है और अनकप्ड भी हो सकती है। तो बताइए अपने से क्या बोल रहा है रिगार्डिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब, कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के संदर्भ में विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट,
इनकरेक्ट बोला है, और पहला ही बोल दिया कैन नॉट बी यूज टू एडमिनिस्टर मेडिसिन, नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये लाइन गलत है, यहाँ कैन नॉट नहीं आएगा, यहां पर आएगा कैन बी यूज एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन, मेडिसिन देने में काम में लेते हैं हम इसको साहब, जब एड्रेनलिन देते हैं हम इससे, मेडिसिन तो देते ही हम इससे, ठीक है, एनेस्थीसिया बिल्कुल देते हैं सर, रिसस्किटेशन में यूज करते हैं सर, कब्ड भी होती है अनकब्ड भी होती है, दोनों ही रहती है, ठीक है, तो काम में तो ली जाती है, तो ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया, क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, गलती हो तो क्षमा करना, लेकिन बता देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कई बार क्या होता है फ्लो में चल रहे होते हैं तो कई चीजें मुंह से निकल भी जाती है, वैल्यूज गलत निकल जाए तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, अपन करेक्ट कर देंगे, तुम लोग मुझे पहले से जानते हो यार, मैं मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल था पहले, सब लोग, मैं तुम्हारे लिए नया नहीं हूं ना, तुम मेरे लिए नहीं हो, तुम्हें ही पता है अपना स्टाइल क्या है पढ़ाने का, क्या लेवल है पढ़ाने का, सब तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छे से, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बताइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मसल रिलैक्सेंट, कौन सा जो है भाई साहब मसल रिलैक्सेंट है, सक्सिनाइल कोलिन है, केटामाइन है, फेंटेनिल है या पैरासिटामोल है, बताइए, मसल रिलैक्सेंट, चलिए देखो देखते हैं, आंसर क्या रहेगा बच्चों, ए रहेगा सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन क्या होता है बच्चों, मसल रिलैक्सेंट होता है, कब काम में लिया जाता है, सब जब पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे होते हैं तो इंट्यूबेशन से पहले हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट देते हैं सर पेशेंट को, तो वहां पर हम क्या देते हैं, सक्सिनाइल कोलिन देते हैं सर, केटामाइन क्या होता है सर, केटामाइन जनरल एनेस्थीसिया में हम कंसीडर करते हैं इसको सर, फेंटेनिल क्या होता है सर, ये तो ओपियोइड होता है, ठीक है, और पैरासिटामोल क्या होता है सर, एक तरीके का एनाल्जेसिक है, चलिए अब बात करते हैं सक्सिनाइल कोलिन के बारे में थोड़ी सी, सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन के बारे में पहली बात, डोज, डोज कितनी रहती है सर, 1 से 2 mg, सॉरी 1 से 2 mg पर केजी इसकी क्या रहती है, डोज रहती है। दूसरी, स्टोर कहां करते हैं सर, स्टोर रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करेंगे हम, रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिग्रेशन हो जाएगा इसका, टूट जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, तो हम कहां रखते हैं सर इसको, रेफ्रिजरेटर में हम इसको रखते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टोर कहां करते हैं 4 डिग्री पे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना रहता है, तो कितना 30 से 60 सेकेंड, हाँ 30 से 60 सेकेंड, ये ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कितनी देर में काम करना स्टार्ट कर रहा है, गया 30 से मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर, 30 से 60 सेकंड, 1 मिनट के अंदर अंदर काम करना स्टार्ट कर देगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन हो गया। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी डोज क्या हो जाएगी, 1 से 2 mg पर केजी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे मुंह से निकल गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है, कितनी देर तक काम करेगा, कमेंट करके बताओगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सक्सिनाइल कोलिन का कितना रहता है, क्लियर है, ये हो गया मसल एक्शन के बारे में अपनी बात। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का, व्हाट शुड बी गिवन व्हेन पेशेंट इज डीसैचुरेटेड, कि डीसैचुरेटेड है मतलब सैचुरेशन प्रॉपर नहीं है, सैचुरेशन मतलब ऑक्सीजनेट पेशेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर कोई डीसैचुरेटेड पेशेंट है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे, क्या एयर दोगे, ऑक्सीजन दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड दोगे, नाइट्रस ऑक्साइड दोगे, पागल बच्चा भी आंसर कर देगा इसका, तो मुझे लगा तीसरी क्लास का बच्चा आंसर कर देगा इसका, उड़ते उड़ते क्या आंसर करेगा, बी आंसर करेगा सर, ऑक्सीजन देंगे, डीसैचुरेशन हो रखा है, सर बावड़े हो गए, ऐसी क्वेश्चन क्यों लाते हो, अब एग्जाम में आया हुआ तो लाना पड़ेगा ना बाबू, सही बात है। चलिए ये हो गया आप अपनी आज की क्लास, बहुत उम्मीद करता हूं अच्छी क्लास हुई होगी बच्चों, ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू।